और क्या कर रही है मेरी बेटी सुबह सुबह? आज तो 10 बज गए, तेरा फोन नहीं आया तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। हाय, ऐसा क्या हो गया? मेरी नेहा ने मुझे सुबह से फोन क्यों नहीं किया? अरे मम्मी, इन सबको जानती तो हो आप, सबके सब एकदम कछुआ चाल वाले हैं। और अपनी बेटी को भी आप जानती हो, मुझे आदत है फटाफट से अपना काम करने की, अब क्या ही बोलूं मैं। तभी सास नीलम जी को रसोई में आता देख नेहा चुप हो जाती है। नेहा बहू, वो आज पापा जी को जरा जुकाम सा लग रहा है, तो उनके लिए मैं मसाला चाय बनाने रख रही हूँ, जरा छान कर ले आना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, आप रख कर जाओ, मैं लाती हूँ ना छान कर। नीलम जी चाय बनने के लिए रख कर जाती है और नेहा वापस से अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगती है। अब देखो मम्मी, चाय एकदम स्लो आंच पर रखी है। अरे क्या बोलूं, लो जी, ये कर दी मैंने फुल, अभी 2 मिनट में चाय तैयार। नेहा चाय रखकर एक तरफ अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी, दूसरी तरफ आलू छिल रही थी। चाय कब पतीले से बाहर निकल कर स्लेब से जमीन पर नीचे आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। बहू, चाय बन गई क्या? पापा जी मांग रहे हैं। सास को देखकर नेहा सक पका जाती है, तब उसे याद आता है, हाय चाय तो रखकर भूल गई वो। अच्छा अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। बहू, चाय तो दूर, ये तो पतीला भी जलकर काला हो गया। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं दोबारा बना देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो तुम, मैं ही बना लेती हूँ। नीलम जी बिना कुछ कहे अपने गुस्से को दबाए हुए संजय जी के लिए चाय बनाने लगती है। तो ये थी नीलम जी की बहू नेहा। हालांकि नेहा की शादी अभी कोई नई नहीं हुई है, उसे इस घर में आए पूरे 5 साल हो चले हैं, लेकिन उसकी एक आदत है जो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। पहले सास नीलम जी और बाकी परिवार वालों ने कई बार नेहा को इस बात के लिए समझाया, लेकिन उसके बदले में नेहा ने क्या किया आप खुद ही देख लीजिए। नेहा, ये कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए। मेरी मानो तो आज संडे है, हम दोनों मिलकर इसे आराम से धो लेते हैं। फिर आज धूप भी देखो कितनी कमाल की निकली है। क्या साहिल मिलकर धोते हैं? अरे ये सब मेरे लिए चलते फिरते का काम है, और मुझे एक काम में 6 लोगों की आदत नहीं है। अरे धुल जाएंगे कपड़े, आप तो पहले फटाफट से सब्जी ले आओ, घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान का नाम सुनकर साहिल चौंक जाता है। मेहमान? कौन मेहमान भाई? आज कौन से मेहमान आने वाले हैं? अरे वो विमला मौसी जी, उनकी बहू और उनके बहू बेटे आने वाले हैं। अचानक से? हाँ वो, अचानक से नहीं बेटा, पिछले 1 हफ्ते पहले ही उनके आने की बात मैंने बहू को बता दी थी। हाँ मम्मी जी, आपने तो बता दी थी, लेकिन आप तो मेरी आदत जानती हो, मुझे ना हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने की आदत है। मैं उनके लिए बैठी नहीं रहती हूँ, इसलिए अब आज आने वाले हैं तो आज अभी सामान मंगवाकर एक बार मैं सब रेडी कर दूंगी। अच्छा बहू, ठीक है, लेकिन साहिल बेटा, अब तू जल्दी से सब कुछ लेकर आ, मेहमान बस आते ही होंगे, और ये सारी चीजें उनके आने से पहले बन जाए तो बढ़िया है। अरे बन जाएगी मम्मी जी, आप ना हर बात में इतनी टेंशन क्यों लेती हो जब आपकी बहू नेहा है। अरे मुझे पसंद नहीं है नेहा बेटा कि बाहर मेहमान बैठे हो और कुकर सीटियां बजाए, कढ़ाई की खटखट हो। हाँ हाँ, मैं समझ गई, आपकी बात बिल्कुल समझ गई मम्मी जी, आप बाहर जाकर आराम से बैठो, मैं अभी सारा काम निपटा देती हूँ। ला, मैं ये मटर और मेथी ले जाती हूँ, इनको छिलकर और तोड़ कर रख देती हूँ, जिससे तेरा काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। अब इधर नीलम जी बाहर बैठकर मटर छीलने लगती है और उधर रसोई में नेहा की उठा पटक चालू हो जाती है। हे भगवान, अब ये साहिल को इतनी देर क्यों लग रही है सब्जी लाने में? जरूर कहीं किसी से पंचायत करने लगे होंगे, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ। नेहा साहिल को गुस्से में फोन घुमाती है। क्या है साहिल, कहाँ हो, कितनी देर हो गई, किससे बात करने में बिजी हो? अरे नेहा, मैं यहाँ इतने ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ और तुम हो कि फालतू की बात कर रही हो। कितनी बार बोला है कि मुझ पर इस तरह का अपना एजम्पशन मत लगाया करो। अगर इतनी जल्दी थी तुमको तो कल ही सब्जी मंगा लेनी चाहिए थी। अरे ठीक है ना, चलो जल्दी से लेकर आओ। इधर नेहा जैसे ही फोन रखती है उसे याद आता है, मम्मी जी ने उसे दही भल्ले बनाने के लिए दाल भिगोने को कहा था। हे भगवान, मैं कैसे भूल गई। अब उसके बिना काम भी नहीं चल सकता, और अब इतनी जल्दी बनाना पॉसिबल भी नहीं है। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। अब नेहा अपने आइडिया को अंजाम देने में लग जाती है, तब तक साहिल सब्जी लेकर आ जाता है और फिर नेहा बनाना शुरू करती है। बहू, ये रहे मटर, ये रही मेथी, बस अब जल्दी से निपटा ले, मौसी और उनकी बहू आते ही होंगे। जी जी मम्मी जी। नीलम जी रसोई की हालत देखती है, कहीं मसाले फैले हुए हैं, कहीं तेल बिखरा हुआ है। उन्हें देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अच्छे से जानती थी उनकी नाराजगी को नेहा समझने वाली ही नहीं है।
वो धीरे धीरे खुद ही सामान समेटने लगती है और तभी टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजती है। मेहमानों के आने की घंटी सुनकर नेहा के दिल की घंटी बजने लगती है। हे भगवान, अभी तक तो सब्जी से सही से फ्लेवर भी नहीं आया होगा, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, गैस फुल कर देती हूँ। अब नेहा गैस फुल करके जल्दी जल्दी सलाद बनाने लगती है। अभी वो सलाद बना रही थी तब तक उसे कुछ जलने की बदबू आती है। हे भगवान, लगता है सब्जी जल गई। जल्दी से सब्जी कढ़ाई से निकाल कर पतीले में पलटती है। अब क्या करूं, क्या करूं? तभी बाहर से आवाज आने लगती है। नेहा बहू, सबके लिए पानी लेकर आओ बेटा। जी जी मम्मी जी, लाई। अभी सब बैठे ही थे। और विमला, कैसी हो तुम? खाना लगवाया जाए, खाने का समय भी हो चला है। हाँ हाँ जीजा जी, खाना लगवा ही लो, बड़े जोरों की भूख लगी है। सब खाना खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। अरे वाह, ये दही भल्ला तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। हाँ भाई, आखिर हमारी बहू ने जो बनाया है। अच्छा जीजी, तुम्हारी बहू तो बड़ी होशियार है, इतना अच्छा बना है। घर पर बना हुआ है लेकिन बाजार वाले को फेल कर रहा है। वाकई में दही भल्ला बहुत टेस्टी है, बिल्कुल बाजार जैसा। थैंक यू भाभी। मुझे भी सिखा देना, किसी दिन मैं भी टाइम निकाल कर तुमसे जरूर सीखने आऊंगी। अरे भाभी, आप जब भी चाहे तब सीख लीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगी। अभी सब खाना खा ही रहे थे, तभी सीमा कुछ लेने रसोई में आती है। नेहा, मुझे एक चम्मच चाहिए था, कहाँ रखे हैं? भाभी वो उधर स्टैंड में रखिए, ले लीजिए ना। नेहा को हड़बड़ी में ध्यान नहीं रहता कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। तभी सीमा की निगाह सामने पड़े हुए कंटेनर पर जाती है। अरे नेहा, तुम तो कह रही थी कि दही भल्ले तुमने खुद बनाए हैं, लेकिन ये तो बाजार की पैकिंग है। इतना कहकर सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी सास नीलम आ जाती है। अरे क्या हुआ सीमा बहू, बड़े जोर से हंस रही हो? कुछ नहीं मौसी जी, आपकी बहू के हाथ से बने दही भल्ले की पैकिंग देख रही थी। ये देखकर नीलम जी एकदम शांत हो जाती है और बड़ा ही शर्मिंदा महसूस करती है। फिर नीलम जी रोटी लेकर बाहर जाती है तो, क्यों जीजी, बहू ने बाजार के दही भल्ले परोस दिए और तुम कह रही थी घर पर बनाए हैं? अरे अच्छे लगने चाहिए ना, चाहे जहाँ के भी हो विमला। जैसे तैसे करके नीलम जी अपनी बहू की हुई गलती पर पर्दा डालती है। लेकिन बहू थी कि जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी और गलती पर गलती, गलती पर गलती किए जा रही थी। फिर एक दिन, अरे मम्मी जी, आप अभी तक सोच रही हैं, लाइए फटाफट से मुझे दीजिए ये हलवा, मैं अभी यूं चुटकियों में बना देती हूँ। नेहा जल्दी से गैस फुल करके रवा को भूनने रख देती है। कुछ ही देर में रवा जलने लगता है। फिर नीलम जी भागती हुई रसोई में आती है। अरे अरे अरे, मैं तो भूल ही गई। मम्मी जी कोई नहीं, थोड़ा सा ही जला है और वो जला वाला पोर्शन ना हटा देती हूँ मैं। थोड़ी देर बाद जब सब खाना खाने बैठते हैं, हलवे में से कुछ जली हुई सी महक आ रही है, नहीं? हाँ तो क्या हुआ, कभी कभी कुछ जला हुआ भी खाना चाहिए, उसपे कोई हर्ज थोड़ी ना है। लेकिन बहू, हलवा तो धीमी धीमी आंच पर भुना हुआ अच्छा लगता है। अब मैं वो मम्मी जी के जैसे 1 घंटे तक खड़े खड़े धीमी आंच पर भून नहीं सकती। अपना तो सीधा सा फंडा है, जल्दी से काम को निपटाओ। लेकिन बहू, कई बार ये जल्दबाजी हमको बड़ी ही महंगी पड़ जाती है। मम्मी जी, यहाँ ससुराल में ही मैं सब ज्यादा सुनती हूँ, मेरे मायके में तो सब मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। नेहा वहां से उठकर जाने लगती है। अरे बहू, खाना तो खा लो। अरे कपड़े धोने जा रही हूँ मम्मी जी। बहू, कपड़े तो बहुत सारे हैं, मैं तेरी हेल्प करा देती हूँ। हम दोनों एक साथ मिलकर साफ कर लेंगे, जिससे आज सारे कपड़े भी निपट जाएंगे। पहले यहाँ बैठकर तू ढंग से खाना तो खा ले। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, मुझे एक काम के लिए 4-4 लोग नहीं चाहिए। अरे नहीं बहू, सच में मेरा खाना भी हो गया है, मैं कपड़ों की बाल्टी छत पर ले जाती हूँ, तू भी खाना खाकर आ जाना, धूप में बैठकर आराम से धोएंगे। क्या मम्मी जी, बाल्टी छत पर ले जाते हैं? अरे आप यहीं रुकिए, मैं अभी थोड़ी देर में इन सब कपड़ों को निपटा देती हूँ, मुझे हर काम इतना बढ़ाकर करने की आदत नहीं है। अरे बहू, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं मम्मी जी। इतना कहकर नेहा सारे कपड़े ले जाती है और एक साथ साबुन के पानी में भिगो देती है। थोड़ी देर में जब नेहा उन कपड़ों को धोने के लिए लेती है तो उसकी हालत देखने लायक होती है। अब नेहा ने क्या नया कांड किया था, ये आपको आगे पता चलेगा। 2 दिन बाद साहिल और उसके पापा जी को शादी में जाना था। नेहा, मेरा वो व्हाइट कुर्ता नहीं दिख रहा है। व्हाइट कुर्ता नहीं साहिल, ये वाला पहनो ना, ये पिंक कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है। अरे नेहा, मुझे व्हाइट कुर्ता ही पहनना है। अच्छा ये देखो, ये ब्लू वाला।
क्या कहना है इसके तो। नेहा मुझे व्हाइट ही पहनना है। अरे इस ग्रे के आगे तो सब रंग फीके हैं, क्या व्हाइट व्हाइट लगा रखा है। नेहा तुम मुझे तो फोर्स क्यों कर रही हो, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तभी संजय जी की आवाज सुनाई देती है। अरे साहिल बहू से कहो मेरा भी व्हाइट कुर्ता नहीं दिख रहा है, हम दोनों सेम सेम पहनेंगे। जी पापा जी अभी लाया। तभी सास नीलम जी की एंट्री होती है और हाथ में 2 सफेद कुर्ते होते हैं, जिसे देखकर नेहा चौंक जाती है। लो साहिल, ये रहा तुम्हारा कुर्ता। लो मम्मी, आप इतनी देर से बोल क्यों नहीं रही थी, मैं कितना परेशान हो रहा था, ऊपर से ये नेहा भी पहले से बुझा रही थी। मैं भी बहू के उत्तर का ही इंतजार कर रही थी। साहिल कुर्ता लेकर चला जाता है और फिर नेहा सास को देखकर चुप हो जाती है। उस दिन जब तुमने कपड़े ऊपर सूखने डाले थे, तभी मैंने कपड़ों में लगा हुआ रंग देख लिया था। तभी मैंने सबको ब्लीच में डालकर भिगो दिया और तब दूसरे कपड़ों का रंग निकल गया। बहू, जल्दबाजी के चक्कर में कभी एक साथ कपड़ों को नहीं धोने चाहिए। साहिल मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लेकिन तुमने एक बार भी ध्यान दिया है? इस घर का नाम गर्ग सदन से बदलकर नेहा का ढीला ढाला ससुराल रख देना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा मैडम, नेहा मतलब आपको आपके पूरे ससुराल वाले ही ढीले ढाले लगते हैं। और नहीं तो क्या। अब आप ही बताओ, कितने दिन पहले कहा था बेटे के एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर दो, लेकिन आपको तो कोई परवाह ही नहीं है। फिर तुमने वही किया होगा जिसके लिए मैं हमेशा नाराज होता हूँ। नेहा मैंने सब कुछ कर रखा है, लेकिन अभी अंडर प्रोसेस है। उन्होंने कहा है कि जनवरी एंड तक क्लियर कर देंगे, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। मैं देख लूंगी अपने लेवल पर मुझे क्या करना है, तुम सब एक ही तराजू में तौलने लायक हो। और इतना कहकर नेहा वहां से नाराज होकर चली गई। फिर 2-3 दिन बीतते हैं और एक दिन शाम के समय नेहा काम खत्म करके अपने रूम में पहुंची थी कि उसके फोन की घंटी अचानक से बजती है। हेलो जी, कौन? हाँ जी बिल्कुल करवाना है। आपके स्कूल से बात कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है, मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। नेहा सारी बातें करने के बाद फोन रखती है और कुछ उठा पटक करने में लग जाती है। अरे यार, मेरा आधार कार्ड कहाँ गया और मेरा पैन कार्ड ये रहा। साहिल का आधार कार्ड, पैन और ये मेरे बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी से उसी नंबर पर शेयर कर देती हूँ। सही है, मैं भी ना अपने लेवल पर कर लेती हूँ काम। इन सब के बस का तो कुछ भी नहीं है। आज बताऊंगी साहिल को कैसे करवाया जाता है स्कूल में एडमिशन। हाँ नहीं तो मुझे बेवकूफ बना रहे। ये देखो, मेरे पास खुद स्कूल से चलकर कॉल आ रहा है। नेहा सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जल्दी से दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर देती है। लो जी, हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स। हाँ नहीं तो 2 मिनट के काम को तिल का ताड़ राय का पहाड़ बना दिया। अभी नेहा अपने मन ही मन में खुश हो रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। लो जी, इतनी जल्दी काम हो भी गया। देखो जरा किसका व्हाट्सएप आया है। अच्छा, इसी नंबर से आया है क्या? ये क्या कह रहा है, जरा पढ़ू तो। नेहा पढ़ने लगती है। अच्छा, बस इतनी सी बात, लिंक पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। नेहा फटाक से लिंक ओपन करके फोन पर आए ओटीपी को भी उसमें डाल देती है। लो जी, अब हो गया फाइनल काम। अब मैं थोड़ी देर आराम से सोऊंगी, बड़ी थकी हुई हूँ। इतना कहकर जैसे ही नेहा आराम करने के लिए कंबल खोलती है, वैसे ही उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। अब कौन है यार, कोई ना जरा सा आराम भी नहीं करने देता। नेहा जैसे ही फोन उठाती है उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? हे भगवान, साहिल साहिल साहिल! नेहा बहुत तेज साहिल को आवाज लगाती है, जिसे सुनकर नीलम जी भागती हुई से आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी तेज तेज क्यों रो रही हो? और साहिल तो इस समय घर पर होता ही नहीं है। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे घबराओ नहीं नेहा, आराम से बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है जो तुम इतनी तेज घबरा रही हो। मम्मी जी नेहा की ऐसी हालत देखकर नीलम जी तुरंत साहिल के ऑफिस फोन घुमाती है और बुलाती है। साहिल भागते हुए घर आता है। क्या हुआ मम्मी, आपने मुझे अचानक से घर क्यों बुलाया? अरे बेटा, ये बहू कुछ बता भी नहीं रही है और तो और बस रोए जा रही है कब से। साहिल नेहा के पास जाता है। क्या हुआ नेहा? फिर नेहा एक एक करके पूरी बात बताती है। लेकिन तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कहाँ चले गए नेहा? ऐसे बिना किसी ओटीपी या लिंक के तो अकाउंट से पैसे गायब नहीं हो सकते। तुम जरा दिमाग पर जोर डालो नेहा, अभी आज तुमने ऐसा कुछ किया हो, सोचो नेहा। नेहा सोचती है और फिर एकदम ख्याल आता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने बेटे के लिए स्कूल एडमिशन फॉर्म फिल किया, फिर एक लिंक पर क्लिक करके उसे सबमिट भी किया।
बस नेहा, यही तो तुमने गलती कर दी। लेकिन तुम्हारे पास वो लिंक आया कहाँ से? मेरे पास एक नंबर से कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि आपको अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है। मैंने हाँ बोला तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स देने को कहा, तो मैंने दे दिया। हे भगवान नेहा, इतनी जल्दी में क्यों रहती हो यार? मुझे ये बताओ, पहले मैं हमेशा तुमको कहता था कि जो भी करो सोच समझ कर करो। मैंने 3-4 दिन पहले ही तुमसे कहा था ना कि मैंने सारी प्रोसेस करके रखी है। लेकिन मुझे लगा कि हम सब ढीले डाले हैं। अरे अब जो हुआ सो हुआ, अब बहू को यूं डांट मत। नेहा बहू, पहले पानी पी ले और रोना बंद कर, आराम से लंबी लंबी सांस ले। लो, कहाँ है वो फोन नंबर जिससे कॉल आया? वैसे मुझे कोई उम्मीद तो है नहीं कि वो नंबर चालू होगा। साहिल उस नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन हुआ वही जैसा साहिल ने पहले ही कहा था, नंबर बंद था। तभी संजय जी भी वहां आ जाते हैं और सारी बात सुनते हैं। साहिल बेटा, साइबर क्राइम में इस केस के लिए शिकायत दर्ज करवा दे और अब आगे की कार्यवाही उनके ऊपर छोड़ दे। लेकिन बहू, ये तो तुम अच्छे से जानती हो कि आजकल इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं, फिर मोबाइल पकड़ने के बाद किसी भी काम में हड़बड़ी क्यों करनी चाहिए? सिर्फ मोबाइल ही क्यों, मैं तो कहती हूँ हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोग हर काम को क्यों इतना सोच समझ कर और समय लेकर करते हो। चल बहू, थोड़ा नुकसान ही सही, लेकिन ये तुम्हें जीवन की बहुत बड़ी सीख दे गया। चलो सब लोग बाहर बैठो, सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको कहानी देखने में मजा आए तो सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली शहर की सर्द दिसंबर की आखिरी रात थी। शहर की ऊंची ऊंची महंगी इमारतें लाइटों से जगमगा रही थी। मॉल, होटल, क्लब, सब जगह नए साल की पार्टी की तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन शहर के एक कोने में रेलवे लाइन के पास बसी एक छोटी सी बस्ती थी, धारावी बस्ती, जहां अंधेरा था, ठंड थी और खामोशी में छुपी सैकड़ों मजबूर सांसें थी। उस फटे टाट प्लास्टिक की चादरें, जलती हुई लकड़ियों का छोटा सा अलाव, जहां उस अलाव के पास बैठी थी 40 साल की शांति, जिसकी आंखों में थकान और चेहरे पर मजबूरी साफ दिखती थी। उसके पास बैठा था उसका 12 साल का बेटा रोहन। माँ, सब लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं, सारा शहर कैसे सजा हुआ है, लेकिन हमारी बस्ती में तो जैसे कुछ भी रौनक नहीं है। हम गरीबों के लिए नया साल भी वही होता है बेटा, कल भी रोटी की तलाश, आज भी रोटी की तलाश। हमारे लिए साल भले ही बदलता है, लेकिन हालात वही के वही रहते हैं। पता है माँ, जब मैं मंदिर से घर लौट रहा था तो दूसरी कॉलोनी के कुछ स्कूल के बच्चे कह रहे थे कि नए साल में केक कटता है, लाइटें जलती हैं। जलते होंगे बेटा, लेकिन जब से मैं इस बस्ती में आई हूँ, हमारी बस्ती में बस अलाव जलता है बेटा। अरे भाई, नया साल आने वाला है, कम से कम चाय तो मीठी पी लेते हैं, वही नए साल का जश्न हो जाएगा। उस अलाव के पास और भी लोग बैठे थे, जैसे बबलू चाचा जो कि रिक्शा चालक थे, मीरा जो कि एक विधवा थी। सुना है शहर में आतिशबाजी होगी, काश हमारे बच्चों की आंखों में भी रोशनी होती। ये बेचारे तो इस बस्ती से ही दूर दिख रही बड़ी बड़ी इमारतों में चमकती रोशनी को देखकर ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस अलाव की ओर देखने लगते हैं, जैसे अग्निदेव से नए साल पर अपने लिए ढेरों दुआएं मांग रहे हो। जहाँ एक तरफ बस्ती वालों के लिए नए साल की तैयारी कुछ ऐसी थी, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से घर में सिद्धार्थ खड़ा था। हाँ भाई, इस बार नया साल दुबई में मनाने का प्लान था, पर सच कहूं यार, मन नहीं लग रहा, मन अजीब सा बेचैन था। उसके सामने खिड़की से शहर दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ है मेरे पास, ऊपर वाले की दया से किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी खालीपन क्यों है मन में। सिद्धार्थ ने अपने नौकर से कहा, रामू ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। लेकिन मालिक, रात के 11:30 बज रहे हैं इस वक्त, आप जितना कहे उतना करो। जी मालिक। सूरज साहब ने जो पार्टी होस्ट की है उस तरफ जाना है ना सर? नहीं मनोज, आज पार्टी नहीं देखनी, बल्कि आज शहर देखना है। अब ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल पड़ा। सारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सभी नए साल के जश्न की तैयारी में लगे हुए थे। कोई गिफ्ट्स लेकर किसी के घर जा रहा था, तो कोई केक लेकर चला जा रहा था। ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद फिर गाड़ी धीरे धीरे बस्ती के पास पहुंची, जहां सिद्धार्थ ने देखा कि एक बस्ती के पास कुछ लोग अलाव जलाकर, फटे कपड़े पहने, साथ ही ठंड से कांपते बच्चे बैठे हुए थे, जिन्होंने कपड़ों के नाम पर पतले कपड़े पहने हुए थे और किसी तरह ठंड से बचने के लिए उस अलाव के पास बैठे हुए थे। उनको देख सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। साहब यहाँ। आई सेड स्टॉप द कार। फिर सिद्धार्थ गाड़ी से उतरा। सूट बूट में बड़ी सी कार से उतरते हुए उसे देख
रोहन ने डरते डरते पूछा। माँ, ये अमीर अंकल कौन है? उसे देखकर शीतल घबरा गई। कहीं ये कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं जो हमसे ये जमीन खाली करवाने को कहने आया है? नहीं, ऐसा हुआ तो हम इतनी ठंड में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ठंड किसी की औकात नहीं देखती, वो तो बस अपना शिकार ढूंढती है। वैसे आप सब नया साल नहीं मना रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम गरीबों का क्या नया और क्या पुराना साल साहिब। ए बबलू, जा जल्दी जा और साहब के लिए कुर्सी ले आ। लेकिन कुर्सी तो टूट गई मीरा, वो कल मोटी विमला काकी उस पर बैठ गई थी। तभी विमला काकी ने अपनी चप्पल बबलू की ओर फेंकते हुए कहा, कमबख्त, तेरे बाप के पैसों का नहीं खाती, सरकार से जो थोड़ा सा राशन मिलता है वो ही खाती हूँ, कमबख्त। हाँ। ये सुनकर सभी हंसने लगे। कमाल है, ऐसे तो विमला काकी को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन ये बात अच्छे से सुनाई दे गई। आप सब परेशान मत होइए, मैं यही ठीक हूँ। तभी सिद्धार्थ ने किसी को फोन किया। जल्दी से 100 गरम कंबल, अलग अलग तरह के पकवान, केक और कॉफी स्नैक्स का इंतजाम करो, और धारावी बस्ती ले आओ। ये सुनकर सभी बस्ती वाले हैरान रह गए। हे भगवान, आज तूने हम गरीबों पर भी नजर डाली, तेरा लाख लाख शुक्रिया। कुछ देर बाद वहाँ एक बड़ा ट्रक आया जिसमें सिद्धार्थ का मैनेजर था। वो सारा सामान साथ लेकर आया था। उसने एक एक कर सभी कंबल उस बस्ती के लोगों को बांटे। वो तो उन सबके लिए जैसे नए साल की पार्टी हो गई थी। फिर रात को घड़ी में 12 बजने वाले थे। सिद्धार्थ ने केक निकाला। रोहन, यहाँ आओ, केक नहीं काटोगे? अरे वाह, पहली बार अपने मोहल्ले में भी केक कटेगा। बड़े साहब, आप भी नया साल हम सबके साथ मना रहे हैं। आज नया साल इस बस्ती के साथ। साहब, आज तो हमारी बस्ती भी VIP बन गई। ये सुनकर सब हंस पड़े। साहब, आज तुमने हमें सिर्फ चीजें नहीं दी बल्कि इज्जत दी है। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। घड़ी में 12:20 हो चुके थे। केक भी खत्म हो चुका था, चाय भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन बस्ती वालों के दिल अब भी गर्म थे। तभी अचानक एक पुलिस जीप तेज आवाज के साथ बस्ती के बाहर आकर रुकी। ये क्या हो रहा है यहाँ? एक कड़क आवाज गूंजी। बस्ती के लोग डर गए। माँ, कहीं ये सब सपना तो नहीं था? पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया। मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, शहर के जाने माने बिल्डर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर बस्ती वाले हैरान रह गए। मल्होत्रा, इतना बड़ा नाम जिससे शहर में हर कोई वाकिफ था। शीतल ने घबरा कर पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती आज से 23 साल पहले हुई थी। 23 साल पहले इसी बस्ती में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम था पायल। इतने सालों बाद ये नाम सुनकर शीतल का दिल धक से रह गया। पायल, वो मेरी बहन थी। उसकी मौत सर्दी में हो गई थी और सरकारी फाइल में लिखा गया था गरीबी। ठंड में गरीबी के कारण उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन उसका बेटा उस रात जिंदा बच गया था, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जो उस रात ठंड से कांप रहा था। मेरी माँ ने अपनी आखिरी शॉल मुझे दे दी थी ताकि मैं ठंड से बच सकूं। फिर पूरी बस्ती में सिसकियां गूंज उठी। शीतल फूट फूट कर रो पड़ी। तो तुम मेरी बहन के बेटे हो। हाँ मौसी, उस रात मैंने कसम खाई थी, अगर जिंदा बचा तो किसी बस्ती का नया साल फिर कभी अंधेरे में नहीं बीतेगा। तो आप हमारे जैसे ही थे। मैं आज भी तुम सब जैसा ही हूं, बस फर्क इतना है कि अब देने की हालत में हूं। सरकार ने आज ये बस्ती अवैध घोषित कर दी है और इसे 3 दिन में खाली करना होगा यहाँ के लोगों को। ये सुनकर सभी बस्ती वालों के चेहरे एक पल में उतर गए। तो क्या नया साल बस एक रात का था हम गरीबों का? नहीं, अब ये लड़ाई शुरू होगी। मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा सबके सामने ऐलान करता हूँ, मैं अपनी माँ के नाम पर यह जमीन खरीदूंगा और यह कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से उसी बस्ती में रहूंगा। ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर चुप हो गया और वहां से चला गया। माँ, आज सच में नया साल आया है? हाँ बेटा, आज बस्ती ने डर से नहीं बल्कि हक से नया साल शुरू किया है। नया साल कपड़ों, पार्टी और शोर से नहीं, इंसानियत, प्यार और साथ से मनाया जाता है। अगर एक इंसान भी ठान ले तो कई जिंदगियां बदल सकती हैं। सुखिया ट्रेनों में चने बेचता था। ए चना खा लो, चना, ये खट्टा मीठा चना है साहब, चना खाओगे क्या? ऐसे ही सुखिया का घर चलता था, लेकिन उसका घर तो सेठ के पास गिरवी था। एक दिन सुखिया लास्ट ट्रेन में चने बेचकर घर गया और देखा वहां पहले से ही सेठ उसका इंतजार कर रहे थे। आइए आइए सुखिया जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। सेठ, क्या बात है सेठ?
इतनी रात को मेरे घर पे? आपका घर? ओहो, ये आपका घर है क्या? होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये घर तो मेरा होने वाला है। तूने मुझे आज इंतजार करवाया, हाँ? बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। क्षमा कर दीजिए सेठ, मुझसे गलती हो गई। आज पैसा लौटाने का आखिरी दिन था ना? है? मेरे पैसे कहाँ हैं? दे मेरे पैसे, निकाल। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया सेठ। तो फिर घर से निकल, चल अभी निकल, चल। अभी मैं बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगा सेठ, थोड़ी तो दया कीजिए। चल ठीक है, तुझे 2 दिन की मोहलत और दी। 2 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो ये घर मेरा, समझा? धमकी देकर सेठ चला गया। सुखिया घर के अंदर घुसा। वहां उसकी बीवी सरला और 2 छोटी छोटी बेटियां चुन्नी और मुन्नी डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ? सेठ ने क्या कहा? वो हमें घर से निकाल देंगे क्या? सेठ ने 2 दिन की मोहलत दी है, लेकिन 2 दिन में पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? मेरी वजह से आज आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो सरला, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं और क्या करता। अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के बाद सरला की तबीयत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। उसी वजह से सुखिया को सेठ से पैसा उधार लेना पड़ा। उसके बदले सुखिया को उसका घर सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा और उसके बाद वो अभी तक पैसा चुका नहीं पाया। ये सब सोचते सोचते पूरी रात सुखिया सो नहीं पाया। अगले दिन वो चना बेचने के लिए स्टेशन पर चला गया और ट्रेन में चना बेचने लगा। चना ले लीजिए, चना खट्टा मीठे चना ले लो साहब। लेकिन 2 दिन में चना बेचकर उसे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलने वाले थे। ट्रेन में चना बेचते हुए उसने देखा कि एक आदमी का बटुआ उसकी जेब से थोड़ा सा निकला हुआ है। बटुए में पैसे बहुत हैं। वो देखकर सुखिया अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने बटुआ चुरा लिया, लेकिन उस आदमी को ये पता लग गया। अरे चोर चोर, अरे मेरा बटुआ मार लिया, पकड़ो से, पकड़ो से। उस आदमी ने सुखिया को पकड़ लिया और उसे ट्रेन से स्टेशन पर खींचकर उतार दिया। माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, हम स्वभाव से चोर नहीं है, हम गरीब है मालिक। गरीब है तो क्या हुआ, चोरी करेगा? ये ले। उस आदमी ने सुखिया को बहुत मारा और उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गया। सर, इस चना बेचने वाले ने मेरा बटुआ चुराने की कोशिश की, आप कुछ कीजिए इसका। स्टेशन मास्टर ने कहा। सुखिया, ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने चोरी की? माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। सुखिया बहुत रोया धोया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे स्टेशन से निकाल दिया गया। अब उसके पास काम भी नहीं रहा। वो घर गया और सरला से सब कुछ बताया। उसकी दोनों बेटियां रोने लगी। पापा, क्या अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे? क्या हमें भीख मांगनी होगी? रो मत बेटी, माफ कर दे मुझे, मैं बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया। अपनी दोनों बेटियों को सुलाकर सुखिया और सरला सिसक कर रोने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सेठ अपने लोगों को लेकर चले आए और सुखिया को परिवार समेत घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हो गया रे, अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं, चल निकल जा यहाँ से। हम मर जाएंगे सेठ, हम मर जाएंगे। हाँ तो मर जा, किसने मना किया है, वैसे भी धरती पर बोझ हो तुम लोग। सुखिया अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर वहां से चला गया। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? चल बेटी, देखते हैं। बाबा, हमें घर तो मिल जाएगा ना? घर मिलना तो मुश्किल है बेटी, लेकिन रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। सुखिया उन्हें लेकर स्टेशन के पास ही आ गया। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पटरी पर एक पुरानी ट्रेन की कुछ बोगियां खड़ी थी। सुखिया ने वो देखा और कहा, चल बेटी, चलो सरला, उस ट्रेन के पास चलते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर घुसेंगे कैसे? दरवाजे तो बंद है। ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के नीचे रहेंगे हम। सुखिया अपनी बीवी और बेटियों को लेकर ट्रेन की बोगियों के पास चला गया। सरला घर से कुछ ही चीजें ला पाई थी। उन चीजों में कुछ बोरे थे। उन्होंने ट्रेन के नीचे पटरी पर बोरे बिछा दिए और वहीं पर बस गए। चलो अच्छा है, बारिश वारिश होगी तो हम भीगेंगे नहीं। बेबस इंसान थोड़ी सी उम्मीद में ही जीता है, लेकिन सुखिया के पास तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर भी रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन वो अपने परिवार को क्या खिलाता? ट्रेन के नीचे पटरी पर जगह तो मिल गई, लेकिन मैं स्टेशन पर और चने नहीं बेच सकता। स्टेशन पर जाने से ही मुझे मना कर दिया है। कोई बात नहीं जी, मैं दोनों बेटियों को लेकर भीख मांगूंगी। उसी से कैसे भी करके पेट तो चल जाएगा। हाँ बाबा, हम भीख मांग लेंगे, भीख मांगकर पैसों का जुगाड़ कर लेंगे।
सरला अपनी दोनों बेटियों को लेकर सच में स्टेशन पर भीख मांगने लगी और सुखिया इधर उधर कुछ काम पाने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही ट्रेन के नीचे उनका दिन बीतने लगा, लेकिन सुखिया को कहीं पर भी काम नहीं मिला। हर जगह ये रट गया था कि सुखिया बटुआ चोर है, इसीलिए कोई भी सुखिया पर भरोसा नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो पटरी पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उधर उसकी बीवी और बेटियां भीख मांग रही थी। तभी स्टेशन पर सेठ अपनी माँ को लेकर आया और सरला को भीख मांगते हुए देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम लोग इसी के लायक हो, ये लो 2 रुपए। सेठ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सेठ की माँ बीमार थी, इसीलिए सेठ उन्हें लेकर शहर के अस्पताल में जा रहे थे, इसीलिए वो स्टेशन पर आए थे। लेकिन अचानक से उनकी माँ का पैर फिसल गया और वो पटरी पर गिर पड़ी और उसी पटरी पर एक ट्रेन आ रही थी। माँ, अरे क्या हुआ आपको माँ? सेठ भी खुद पटरी पर उतरने से डर रहे थे। ट्रेन बहुत पास आ गई थी। सभी ने आंख बंद कर ली, लेकिन तभी सुखिया दौड़ते हुए आया और सेठ की माँ को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उठा दिया, लेकिन खुद पटरी से हटने से पहले ट्रेन ने उसे धक्का मार दिया। सुखिया का नसीब अच्छा था कि उसका सिर्फ दाहिना पैर ही टूटा, वो जान से नहीं मरा। और ये देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सुखिया, तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी माँ को बचाया। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया रे, लेकिन तू तो अच्छा आदमी निकला। उन्होंने अपने पैसों से सुखिया का ट्रीटमेंट करवाया और उसे घर भी वापस दे दिया। साथ में उसे जमीन जायदाद और अपनी कंपनी में काम भी दे दिया। इस तरह सुखिया की जिंदगी बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि बुराई को सिर्फ अच्छाई ही मिटा सकती है। रात का ढाबा। शाम ढल चुकी थी। आसमान में थोड़ा थोड़ा अंधेरा फैल रहा था। अमन अपनी कार चला रहा था, जिसमें साथ वाली सीट पर उसकी पत्नी सपना बैठी होती है। पीछे वाली सीट पर उसके दोनों बच्चे पिया और राज बैठे होते हैं। पापा, आप हमें बुद्धू तो नहीं बना रहे? इन्हीं सड़कों पर नहीं घूमना। आप सच में हमें हिल स्टेशन लेकर जा रहे हो ना? हाँ पापा, इस बार कोई मजाक नहीं। वैसे भी हमारी सर्दियों की छुट्टियाँ खत्म होने वाली है। तुम लोगों के पापा कोई मजाक नहीं कर रहे, बस रास्ता थोड़ा लंबा है। लंबा रास्ता क्यों, जब शॉर्टकट है तो? नहीं बेटा, शॉर्टकट नहीं, ये सही नहीं होता। आप हर बार यही कहते हो, हमें नहीं डर लगता किसी से। बच्चों का उतरा हुआ मुंह देखकर अमन गाड़ी मोड़ देता है और शॉर्टकट वाले रास्ते पर आ जाता है। शॉर्टकट शुरू में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, चारों तरफ सन्नाटा, जंगल ही जंगल और अंधेरा ही अंधेरा। कार की हेडलाइट ऑन होने के बाद भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी, इतनी शांति क्यों है? ऐसी शांति तो तब होती है जब भाई को डांट पड़ती है। चुपचाप बैठो, डरने की कोई बात नहीं है। सपना के खुद के चेहरे के तोते उड़े हुए थे। ये होता है रियल एडवेंचर। सभी लोग अंधेरा देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी पिया पूछती है, पापा अगर कार खराब हो गई तो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो एडवेंचर करने निकले थे, कहीं यहीं जंगल में ना रह जाए। सपना ने इतना बोला ही था कि मोबाइल फोन के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और उनकी कार भी खराब हो जाती है। तभी अंधेरे में से एक पीली रोशनी आती है। वहाँ थी टीन की छत, कुछ लकड़ी की बेंच और अंधेरे में चमकता हुआ बल्ब। चलो कुछ समय यहीं रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ पापा चलो। मम्मी, मुझे भूख भी लगी है, चलो ना। हाँ बेटा चलो, ये कोई ढाबा है, यहाँ खाने को जरूर मिलेगा। सभी लोग उस ढाबे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और उस ढाबे की ओर चले जाते हैं। उस ढाबे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, जिसका नाम रामू होता है। अरे साहब, लोग आप इतनी रात को यहाँ? जी हम तो हिल स्टेशन जा रहे थे अपने बच्चों को लेकर, लेकिन इनकी जिद की वजह से शॉर्टकट लिया और रास्ता भटक गए। आपने गलती कर दी, आपको रात के समय इधर नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब है आपका? सालों पहले मैं भी ऐसे एक शॉर्टकट पर निकला था, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा ठीक आपकी तरह, लेकिन फिर। तभी पिया ने पेट पकड़ते हुए कहा, मम्मी भूख लगी है। रामू ये सब सुन रहा था और उनको देखकर बोलता है, साहब आप और बच्चे भूखे होंगे, आप उस चारपाई पर बैठो, मैं खाना लाता हूँ। कुछ देर बाद रामू खाट पर समोसा, चाय, पकौड़े, सरसों का साग, मक्के की रोटी सब लाकर सामने रख देता है। सपना ने देखा चूल्हे में आग नहीं थी। इतना गर्म खाना कैसे, जबकि यहाँ तो आग भी नहीं है। कुछ जगहों पर आग नहीं होती। उसकी बातें कुछ तो अजीब लगी सबको, मगर इतना सब खाना देखकर पिया और राज की आंखें चमक जाती हैं और वो फटाफट खाना खा लेते हैं। हम रात भर कहाँ रहेंगे अब? बिटिया आप लोग पीछे गेस्ट हाउस है, आप वहाँ रुक जाओ।
आसमान की तरफ देखकर रामू बोला, मैं भी अपने परिवार को यहीं के गेस्ट हाउस में रुकाया था। एक परिवार के रहने लायक है वो जगह। वो उन्हें वहां लेकर जाता है। गेस्ट हाउस छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर एक अजीब सी शांति थी। दरवाजा बंद होने के बाद बाहर की ठंड अंदर नहीं आती। कमरे में जाने के बाद, मम्मी ये जगह थोड़ी डरावनी है। बेटा डरावनी नहीं, बस शांत है। राज बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरा अब उतना नहीं चमक रहा था जैसा घर से निकलते टाइम था। थक गए हो दोनों? हाँ पापा, और मुझे डर भी लग रहा है। बेटा डर मान लेना कोई कमजोरी नहीं होता। ये सब बातें पिया बड़े ध्यान से सुन रही थी और बीच में कूद पड़ी और बोली, भैया जब भी आपको डर लगेगा तो आप भी मम्मी का हाथ पकड़ लिया करो। मैं ऐसा ही करती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। पिया की मासूम बातें सुनकर सभी जोर से हंस पड़ते। फिर लाइट बंद हो चुकी थी, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। खिड़की के बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी राज अमन से पूछता है, पापा आप मुझसे गुस्सा हो क्या? गुस्सा नहीं हूँ बेटा, और न ही नाराज। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस उतना ही काफी है। मुझे लगा था कि शॉर्टकट मतलब स्मार्ट होना होता है, लेकिन मुझे अब समझ आया कि सेफ रहना ही स्मार्ट होता है। बेटा तुम्हें अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें कहेंगे कि जल्दी करो, आगे बढ़ो, रिस्क लो, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि कब रुकना है। तुम्हें खुद सोचना होगा कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है। मम्मी अगर हम ढाबा नहीं देखते तो क्या होता? तभी तो बोला जाता है बेटा कि अंधेरे से आ रही हर रोशनी का शुक्रिया करो। यही सब बातें करते हुए सभी लोगों को नींद आ जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से सीधे पिया के चेहरे पर पड़ती है और वो सबसे पहले उठ जाती है। अरे कब तक सब घोड़े बेचकर सोते रहोगे? जागो जागो जागो, सुबह हो गई। देखा, अंधेरा कितना भी हो सुबह जरूर होती है। अमन ने उठकर खिड़की से बाहर देखा। जंगल तो वही था, लेकिन अब एक चीज नहीं थी, वो था डर। जो रास्ता रात को इतना खतरनाक लग रहा था, वही रास्ता सुबह कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। पापा आज हम मेन रोड से ही जाएंगे ना? हाँ बेटा, सिर्फ आज ही नहीं, अब से हमेशा। फिर वो सभी लोग जंगल के रास्तों से निकलकर ढाबे के पास पहुंचे, जहाँ का नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो रात का ढाबा वहाँ था ही नहीं। न बल्ब, न छत, न कोई इंसान। तभी आसमान से एक शांत लेकिन भारी आवाज गूंजी, मैं नहीं बच सका लेकिन तुम बच गए। मैं यहीं रहूंगा, हर उस रास्ते पर जहाँ लोग शॉर्टकट चुनते हैं। थोड़ी देर बाद वो आवाज शांत हो गई और कार अब मेन रोड पर थी। सड़क चौड़ी थी, साफ थी और चारों तरफ सुबह की हल्की हल्की हलचल दिख रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। पिया खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मम्मी वो ढाबा मुझे हमेशा याद रहेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है जैसे वो जगह कुछ कहना चाहती थी। अमन, क्या तुम्हें भी लगा कि रामू काका हमें पहले से जानते थे? अमन ने जवाब देने से पहले गाड़ी धीमी की और बोला, हाँ, जैसे उन्हें पता था कि हम वहाँ रुकेंगे। पापा अगर हम शॉर्टकट नहीं लेते तो क्या वो ढाबा हमें कभी दिखता? नहीं बेटा, कुछ जगह तभी दिखती हैं जब इंसान गलत रास्ते पर होते हैं। मतलब वो ढाबा सिर्फ गलत रास्ते वालों के लिए था? शायद कुछ जगह हमें डराने के लिए नहीं होती, शायद वो हमें बचाने के लिए होती है। कार आगे बढ़ती रही। जंगल पीछे छूट चुका था। ढाबा कहीं दिख नहीं रहा था, कोई निशान नहीं। लेकिन चारों के मन में एक ही सवाल था, और अगर वो ढाबा सच में नहीं था तो उन्हें रुकने पर किसने मजबूर किया? भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहाँ पानी टपकना शुरू हो जाता था और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए।
अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा, कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा, अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन ब दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गांव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दे दी? ठीक कहा ना मैंने? हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहे जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं अब, तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना 1 मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप? आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहां उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन उससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है। अब वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में न तो उसके ढाबे की छत टपकती और न ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता। हाँ, देखिए भाभी, देखिए खेत को। अरे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। क्या बताऊं मैं, उम्मीद थी कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन देखिए वही का वही हाल है। अब क्या बोलूं मैं। ये ना तो मिट्टी की गलती है ना बीज की,
ललित, लगता है गर्म पानी वाली नदी और ठंडे पानी वाली नदी के बीच का संतुलन बिगड़ गया है। क्या संतुलन बिगड़ गया? मतलब? देखो, उत्तर की नदी का पानी इतना गर्म है कि पौधों की जड़ें जल जाती हैं और दक्षिण की नदी का पानी इतना ठंडा है कि जड़ों की बढ़त ही नहीं हो पाती। हमारी जमीन ठीक इन दोनों नदियों के बीच में है, इसलिए दोनों तरह की मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हाँ, तो क्या भाभी हमारी खेती बंद हो जाएगी? नहीं, समस्या है तो समाधान भी होगा, लेकिन पहले पानी को ठीक से जांचना होगा। देखो ललित, जैसे मैंने सुबह सोचा था, एक तरफ आग है और दूसरी तरफ जैसे बर्फ। प्रकृति का ये असंतुलन पूरी बस्ती को खत्म कर रहा है। सच में, बताइए भला, इतनी पास पास दो नदियां, लेकिन स्वभाव एकदम उल्टा। लेकिन सोचो, अगर इन दोनों नदियों का पानी एक जगह मिलाया जा सके। क्या मिलाया जाए? मतलब कैसे? दोनों तो अलग अलग रास्तों से बहती हैं, फिर कैसे? वो देखो, पूरब की ओर जमीन थोड़ी नीची है, दोनों नदियां उधर थोड़ा मुड़ती हैं। अगर वहाँ एक छोटी नहर काट दी जाए तो गर्म नदी का कुछ पानी ठंडी नदी की ओर लाया जा सकता है, या उल्टा भी। तो दोनों का पानी मिलकर न ज्यादा गर्म रहेगा न ज्यादा ठंडा, सामान्य पानी मिलेगा, है ना? हाँ, जब संतुलन आ जाएगा और उसी मिले जुले पानी से सिंचाई होगी तो खेत फसल से भर जाएंगे। अब बात कही आपने पते की, तो देर किस बात की है? चलो गांव वालों को बताते हैं। पहले रामलाल काका से बात करते हैं, वो जरूर कोई ना कोई अच्छा सुझाव देंगे। राम राम काका। काका, आपने सावित्री दी की बात सुनी कि नहीं सुनी? उनका कहना है कि दोनों नदियों का पानी मिलाकर संतुलन लाना ही होगा। क्या ये नई बात है बेटे? अरे, हमारे बाप दादाओं के जमाने में भी ऐसी बात उठी थी। तब गांव छोटा हुआ करता था, पानी का दबाव भी कम था, फिर भी कामयाब नहीं हो पाया ये। तो आप मानते हैं कि ये संभव है या नहीं है? अरे बेटा, संभव तो है, लेकिन आसान नहीं है। देखो, दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक छोटी नहर चाहिए, मगर पानी के तापमान और बहाव में फर्क होता है। अगर अचानक से ज्यादा पानी मिला तो बाढ़ आ सकती है या नहर का किनारा टूट सकता है बेटा। तो फिर? अरे, तो फिर धीरे धीरे शुरू करना होगा। पहले एक सकरी नाली काटनी होगी ताकि थोड़ा थोड़ा पानी मिले, फिर समय के साथ उसको चौड़ा करना होगा। अरे, इसीलिए तो काका आप जैसे अनुभवी इंसान के पास आए हैं। अच्छा काका, आप मदद करेंगे ना? अरे, जरूर करूंगा, लेकिन याद रखना, सिर्फ मिट्टी काटना ही काफी नहीं होता है। लोगों को भी मनाना पड़ेगा। किसी के मन में लालच या डर आया तो रुकावट जरूर आएगी। गांव की अंदरूनी बातें तो तुम जानते ही हो, है ना? हैं काका, सुना आपने? ललित और उसकी वो विधवा भाभी नदियों का पानी मिलाने की कोशिश कर रही हैं। बताइए भला, नदियों का मेल मिलाप। हाँ, सुना है रे रवि, सुना है। अरे, आप समझ नहीं रहे हो समस्या को। मेरी जमीन गर्म नदी के पास है। अगर वो ठंडा पानी मिला देंगे तो मेरी जमीन की गर्मी खत्म हो जाएगी।
और जो खास फसलें हैं शहर में महंगे दाम पर मैं बेचता हूँ, वो ठंड सहन नहीं कर पाएगी। अरे आप समझ नहीं रहे हैं समस्या को। मेरी जमीन जो है वो गरम नदी के पास में है। अगर उसमें ठंडा पानी मिला देंगे तो मेरी जमीन की गर्मी खत्म हो जाएगी, और जो खास फसलें मैं एक गरम खेती करके उगाता हूँ गरम जमीन पर, अरे सब बर्बाद हो जाएगी। वो शहर में महंगे दाम पर बिकती है, ठंडी की वजह से सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैं बर्बाद हुआ, हाँ, और मेरा भी स्वार्थ जुड़ा है। मैंने गरम नदी के पास की जमीन सस्ते में खरीदी है। सोचा था कि आगे चलकर दाम बढ़ेंगे, और तुम्हारे धंधे में भी तो मैं शामिल हूँ। वही तो मैंने क्या कहा, मैं बर्बाद हुआ तो आप भी। अब बताइए बाबू, करें तो करें क्या? बस मूर्खता मत करना, पहले अच्छे आदमी बनकर समझाओ। अगर ना माने तो बाद में रुकावट डालनी पड़ेगी। काका, ललित अकेला नहीं है, उसके पीछे वो बूढ़ा रामलाल है। वही तो चिंता की बात है। किसी भी तरह से उसे अलग करना पड़ेगा। तो ठीक है, चिंता मत करो, सोच समझकर उनका इंतजाम करता हूँ। जल्दबाजी में हमें ही नुकसान होगा। हाँ, तो सब लोग समझ गए ना? इससे हम सबका बहुत भला होगा। दोनों नदियों का पानी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अरे रविदा, क्या बात है? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या होता है? तू ससुरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है, हैं? ये नहर काटने की योजना क्या है? ये क्या नहर काट कर मगरमच्छ लाने का इरादा है क्या तेरा? क्या बात कर रहे हो दादा? रामलाल काका ने भी कहा है कि धीरे धीरे करेंगे तो सब ठीक रहेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तेरे रामलाल काका सठिया गए हैं, बुढ़ापे में न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अब उनकी बात कौन मानेगा इस बुढ़ापे में, हैं? तुम नदियों का स्वभाव बदलना चाहते हो, इस प्रकृति को बदलना चाहते हो, इससे अकाल आ जाएगा। अरे कौन प्रकृति को बदल पाया है, हैं? इनको देखो, ये नदियों का स्वभाव बदलेंगे, अकाल पड़ जाएगा, अकाल। क्या बात कर रहे हो रवि? क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन हम तो सोच रहे थे। ज्यादा मत सोचो, मेरी जमीन गरम नदी के पास है, मैं सब जानता हूँ। अगर जबरदस्ती ठंडा पानी मिलाया गया तो बाढ़ आएगी और तुम्हारे घर बह जाएंगे। फिर बोलना कि नदी के साथ खिलवाड़ करके कितना मजा आया। अरे अरे अरे, लेकिन ये सब अफवाह है रवि दादा। हम सब मिलकर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम इतने लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हो, सबका अपना दिमाग है सोचने का। याद रख ललित, अगर ये काम शुरू हुआ तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम और तुम्हारी भाभी दोनों को पछताना पड़ेगा। मेरी ये बात लिख के रख लेना। बात करता है। काका, रवि सिर्फ रुकावट नहीं डाल रहा, डर भी दिखा रहा है। उसने सीधी धमकी दे दी है। देखो, ये सिर्फ रवि का काम नहीं है, उसके पीछे कोई और है जो अंधेरे में बैठा है। शिव प्रसाद बाबू? हाँ, उसके बिना रवि इतना साहस कर ही नहीं सकता। शिव प्रसाद को अपना फायदा जाता दिख रहा है। दोनों मिलकर जो पैसे कमाते थे, लोगों को ठग कर वो रास्ता बंद हो जाएगा। इसीलिए रवि को मोहरा बनाकर चाल चल रहा है। तो अब क्या करें काका? रवि की एक कमजोरी है, वहीं वार करना होगा। कमजोरी? हाँ, उसकी बहन राधा अच्छी लड़की है, अपने भाई से बहुत प्यार करती है। रवि भी उसकी बात मानता है। आप कहना चाहते हैं राधा से रवि को समझाने के लिए?
बिल्कुल, तुम राधा के पास जाओ, उसे पूरी सच्चाई बताओ। शिव प्रसाद का चरित्र, रवि की स्वार्थपरता, और अगर ये काम रुक गया तो गांव को कितना नुकसान होगा। देखो भाई, अगर राधा मान गई तो वही रवि के सामने सबसे बड़ी दीवार बन जाएगी, और तब हमारे लिए काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है काका, मैं आज ही राधा से बात करूंगी, उम्मीद है वो समझेगी। दीदी, आज इतनी शाम को इधर? तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात है राधा। कहिए दीदी। तुम्हारा भाई रवि हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। मतलब हम जो नदी का पानी मिलाना चाहते हैं वो तो तुम जानती हो। जानती हूँ। दादा बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि ललिता और आप गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। तुम्हारी वजह से गांव पर भयानक मुसीबत आएगी। राधा, सच्चाई ये है कि हम गांव को बचाना चाहते हैं। नदी का पानी मिलेगा तो फसल अच्छी होगी, सबको खाने को मिलेगा, लेकिन ये काम करने से कुछ लोगों के स्वार्थ को बहुत चोट लगेगी। उनमें से एक है शिव प्रसाद। शिव प्रसाद काका? वो तो वही, तुम्हारे अच्छे दिखने वाले शिव प्रसाद काका गरम पानी वाली नदी के किनारे सस्ते दाम में जमीन खरीदकर तरह तरह की गरम फसल उगा रहे हैं। उससे सिर्फ वही फायदा उठा रहे हैं और पूरा गांव अभाव में मर रहा है। जो काम हम करना चाहते हैं उसमें सबका भला होगा और इसी से उन्हें परेशानी है। ये सच है दीदी? हाँ, और तुम्हारा दादा उनकी ही बातें सुन रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ दीदी? तुम्हारी ही बात तुम्हारा दादा सुनता है। तुमसे हमारी बस यही विनती है कि अपने दादा को उस शैतान शिव प्रसाद के असर से बाहर निकालो, नहीं तो सबका सर्वनाश हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी दीदी, तुमसे वादा करती हूँ। दादा, तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। अरे दिख नहीं रहा क्या? मैं व्यस्त हूँ। नहीं अभी, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी अक्ल दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। क्या फालतू की बात बोल रही तू? ये पूरा घर मैं चलाता हूँ, इतना बड़ा कारोबार है मेरा, और तू कह रही है कि मेरी अकल मोटी हो गई है। दिमाग तो ठीक है तेरा, हैं? मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बस शिव प्रसाद काका के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? क्या 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 रिश्ता? मतलब? दादा, क्या तुम सच में मानते हो कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं? क्या उन्होंने कभी बिना स्वार्थ किसी का भला किया है जो तुम्हारा करेंगे? अरे तू बच्ची है, बच्ची। ये व्यापार वाणिज्य की बातें तू नहीं समझेगी। उनसे मेरा व्यापारिक रिश्ता है, समझी? तुम नहीं समझ रहे कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा उसी दिन तुम्हें फेंक भी देंगे। फालतू की बात ना कर। मैं सिर्फ अपना फायदा देखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। बात करती है। और अपने फायदे के लिए, एक मौसम की खास फसल के लिए तुम पूरे गांव को हमेशा के लिए भूख में डाल रहे हो। दादा सोचो, अगर पानी ठीक हो जाए तो तुम नई खेती कर पाओगे, सब मिलकर समृद्ध होंगे। लेकिन शिव प्रसाद काका नहीं चाहते कि तुम आत्मनिर्भर बनो। वो चाहते हैं कि तुम हमेशा उन पर निर्भर रहो। अरे चुप हो जा तू, चुप, एकदम चुप। तुझे कुछ भी समझ नहीं आता। सावित्री और रामलाल ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। उन्होंने सच कहा है। मैं सही और गलत समझ सकती हूँ। तुम मेरे दादा हो, मैं तुम्हें इस साजिश में खोना नहीं चाहती, इसलिए आज ये सब कहा। इस बारे में अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा। तू चल चल घर के अंदर जा, चल चल अंदर। अरे बाबू, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? मेरी अपनी बहन मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। अब वो सावित्री और रामलाल की बातों पर पूरा भरोसा कर बैठी है। बताइए भला।
मैंने कहा था ना, वो नदी काटने के नाम पर पूरे गांव को अपने काबू में करना चाहते हैं, अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अब तेरी बुद्धि खुली, समझ में आया? तेरी बहन के दिमाग को काबू कर लिया उन लोगों ने। अरे अरे, तो अब क्या करूं बाबू? अगर राधा गांव में जाकर कह दे कि आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब तो हमारी योजना डगमगा जाएगी। इसीलिए अब से राधा हमारी दुश्मन है। क्या दुश्मन? अरे बाबू, वो हमारी बहन है, मतलब मेरी बहन है वो। बेवकूफ, जो मेरे रास्ते का कांटा है वो कांटा है। सफल होना है तो ऐसे 1-2 कांटे हटाने पड़ते हैं। अगर वो सच में तेरा भला चाहती है तो तेरा नुकसान करने की बात कभी नहीं करती, ये भी तो दिमाग से सोचना। लेकिन उसने उनका साथ दिया, तेरा नहीं। वो चाहती है कि तू नुकसान में जाए, समझा बेटा? ऐसे सोच। नहीं बाबू, मतलब फिर भी। अरे सोच रवि, अगर वो नहर बन गई तो हमारी जमीन की कीमत गिर जाएगी। जो पैसा मैंने तुझे उधार दिया है वो कैसे चुकाएगा? राधा देगी या ललित? सोच जरा एक बार। इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें बचना है तो राधा को चुप कराना ही होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे, समझा? क्या? ए बाबू, चुप कराना मतलब? अरे तू इतना दिमाग मत लगा, तू कुछ मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। तू बस जा, आज रात घर पर ही रहना, ठीक है? जा। शिव प्रसाद काका, आप इतनी सुबह यहाँ? हाँ बेटी, एक काम से आना पड़ा। ये बताओ, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? बस एक छोटा सा काम। बात यह है कि तुम्हारा दादा बहुत परेशान है। तुमने कल जो बातें कही उससे उस बेचारे का दिल टूट गया। मैंने सच कहा काका, दादा को आपके जाल से बचाना चाहती थी। जाल? अरे छोटी मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। दूसरों की बातों में आकर अपने ही दादा का नुकसान करना चाहती हो क्या? बताओ। नुकसान नहीं, बचाना चाहती हूँ। आप रुक जाइए काका, गांव के काम में बाधा मत डालिए, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। ओहो, तुम अभी छोटी लड़की हो, तुम ये सब नहीं समझोगी। चुप रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो समझ रही हो? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं ललिता और सावित्री दीदी को सब बता दूंगी। आपको गांव से निकालने का इंतजाम करूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, मुझे डराने चली है? मैं तुझसे डरता हूँ क्या? अब तू देख मैं तुझे क्या करता हूँ। क्या कर रहे हैं? दूर रहिए, मैं चिल्लाऊंगी। रुक जा। अरे तू देख, कोई नहीं आएगा राधा। इस जंगल में इतनी सुबह कोई नहीं आता है। तू खुद गलती से यहाँ आ गई है, तेरी तो। दादा, दादा, ललिता, बचाओ, कोई बचाओ, आओ। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा जी। कृपा करके मुझे जाने दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब तो तुम्हारा होगा। कौन है? कौन है वहां पे? रामलाल? रामलाल, क्या तू है? अरे शिव प्रसाद, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं, बस यूं ही सुबह ताजी हवा लेने आया था, टहलने आया था। मैंने सब कुछ देख लिया है। राधा को तुमने कमबख्त कहीं के, अगर थोड़ा पहले आता तो लड़की को बचा सकता था। ये क्या बकवास कर रहे हो रामलाल? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सठिया गए हो?
मैं गांव वालों को सब कुछ बता दूंगा। अरे उन्हें पता चलेगा कि तुम कितने भयानक जानवर हो। अपने स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अरे बताओगे? किसे बताओगे? हैं? उस बूढ़े को जो हमेशा झूठी कहानियां फैलाता है? कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बातों पर? खासकर जब मैं ये कहूंगा कि तुम, ललित और सावित्री, तुम तीनों ने मिलकर राधा को मारा है, तब कौन करेगा भरोसा? झूठ, झूठ है कहीं के शैतान, नर पिशाच कहीं के। तू बड़ा चालबाज है। ओहो, चुप हो जा। अब से तुमने कुछ नहीं देखा। अगर एक भी बात कहीं सुनी तो याद रखना, जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा तुम्हें तो अच्छे से पता है। चल बुड्ढे, चल। अरे सुना तुम लोगों ने, सब सुनो सुनो सुनो। राधा मेरी बहन, जंगल में उसे मार कर फेंक दिया गया। अरे लेकिन रवि, ये किया किसने? वो देखो, मेरे सामने बेशर्मों की तरह खड़े हैं मेरे बहन के कातिल। अरे देखो देखो। अरे रविदा, ये तुम क्या कर रहे हो? हम राधा से प्यार करते थे, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो हमारी बहन जैसी थी। तुम हमें गलत समझ रहे हो। अरे चुप कर, मैं सब जानता हूँ। राधा ने कल मुझसे कहा था कि उसने तुम्हारी पाखंडता पहचान ली है। उसने कहा था कि तुम सिर्फ गांव ही नहीं, हमारे रिश्ते भी बिगाड़ रहे हो। तुम डर गए थे कि वो तुम्हारी साजिश गांव में खोल देगी, इसीलिए तुमने उसे चुप करा दिया। नहीं 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 रविदास, नहीं, ये झूठ है। हम तो, मैं कसम खाता हूँ, मैं राधा के खून का बदला लूंगा। तुम दोनों अभी इसी वक्त गांव छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे लेकिन रवि, इतने बड़े आरोप का सबूत क्या है, ये भी तो बताओ। सबूत? मेरी बहन की लाश, ये इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? और इतना निर्दयी कौन हो सकता है बताओ? ललित और सावित्री के सिवा कोई और मेरी बहन को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। खोलो, अरे खोलो खोलो। हत्या करने के बाद कब तक घर के अंदर छिपे रहोगे? बाहर निकलो, नहीं तो हम घर तोड़ देंगे। बाहर निकलो। तुम लोग गलत सोच रहे हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। तुमने ही मेरी बहन को उकसाया था और अब घर में छिपकर बैठी हो। बाहर निकलो। मैंने उसे सच बताया था। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें उस शैतान शिव प्रसाद के जाल से बचाना जरूरी है। क्या इतनी हिम्मत की अब शिव प्रसाद काका पर इल्जाम लगा रही हो? तुम और ललित, तुम दोनों ने पूरे गांव पर कब्जा करने की साजिश रची है। राधा ने विरोध किया, इसीलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, है ना? झूठ मत बोलो रवि, हम राधा को अपनी बहन की तरह प्यार करते थे। हमें उसे नुकसान पहुंचाकर क्या मिलेगा? फायदा ये है कि अब तुम्हारी योजना का कोई विरोध नहीं करेगा, ये फायदा है। तुम अंधे हो गए हो रवि, सच तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जो आदमी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है उसे तुम अपना मालिक मान बैठे हो, और जो तुम्हें बचाना चाहता है उसे तुम दुश्मन समझ रहे हो। आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम और ललित आज शाम तक गांव छोड़ दो, नहीं तो जो राधा के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा।
काका, क्या तुम भी उन्हीं के साथ हो गए हो? नहीं तो हमारे खिलाफ इतना हंगामा, इतनी झूठी बातें फैल रही हैं और तुम चुप क्यों हो? आखिर तुमने भी उन्हीं के पक्ष में गवाही दे दी ना। अरे मैंने झूठ नहीं बोला रवि, जो मैंने देखा मैंने वही कहा है। तुमने देखा है? वाह 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 वाह, बुढ़ापे में सपना देखा है क्या, या फिर दिमाग फिर गया है तुम्हारा? सठिया गए हो और बात करते हो उल्टी सीधी। बेटा, उस दिन भोर में मैंने जंगल में देखा था शिव प्रसाद ने कैसे राधा को पकड़ा, कैसे उस मासूम लड़की को चाकू मारा, और मैं कुछ नहीं कर पाया। झूठ, एक नंबर का झूठ। तुम्हें भी उन्होंने खरीद लिया है। बताओ बताओ कितने पैसे दिए? मेरे पास जो कुछ है सब दे दूंगा। बस सच बता दो काका, बता दो, सच बोल दो। अरे चुप कर नालायक कहीं का, ध्यान से सुन। शिव प्रसाद ने मुझे भी देख लिया था, उसने मुझे भी धमकाया, कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो सबको बताएगा कि मैं, ललित और सावित्री ने मिलकर राधा की हत्या की है। अब तू ही बता, अगर वो ऐसा कहे तो लोग किस पर विश्वास करेंगे? एक बूढ़े पर करेंगे क्या? बता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्या तूने कभी सोचा है शिव प्रसाद तुझे इतना सहारा क्यों देता था? सोचा तूने कभी? वो हमेशा ललित लोगों के खिलाफ तुझे क्यों भड़काता था? वो नहीं चाहता था कि गांव का विकास हो, क्योंकि तब उसकी ताकत खत्म हो जाती। सोच, तेरी बहन तुझे सचेत करना चाहती थी और उसके बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। सोच। ओह, तो मतलब वो कमीना शैतान, मैं उसे खत्म कर दूंगा। रामलाल काका, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी बहन का न्याय करना ही होगा। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। शिव प्रसाद, मैं आ रहा हूँ। तो रविदा, अब अपनी गलती समझ में आ गई। हम जो योजना बना रहे हैं उससे दोनों नदियों का पानी मिलाकर रखा जा सकेगा और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उस शैतान शिव प्रसाद को गांव से भगा दिया गया है। हाँ, अब क्या कहूं, उसने मेरी बहन को मार डाला। ये सब राधा की ही इच्छा थी। वो चाहती थी कि गांव का भला हो। मैं उसे वापस तो नहीं पा सकता, लेकिन उसकी इच्छा को तुम सबके बीच जिंदा रख सकता हूं। हाँ, और दादा, पुलिस शिव प्रसाद को ले गई है, उसका न्याय होगा, चिंता मत करो। हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है। हाँ, रामलाल काका की गवाही और मेरी स्वीकारोक्ति से जब तक उस दरिंदे को सजा नहीं मिलती, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और हाँ, तुम लोग ध्यान से काम करो। एक जिंदा बेबस लड़की ने इस काम के लिए अपनी जान दी है। कम से कम उसके लिए हमें ये काम सफल करना ही होगा और पूरे गांव को बचाना ही होगा। चलो, मन लगाकर काम करो।